बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकवतन टीवी के साथ मैं हूं नेहा राठौर। तो नाज़रीन, जैसे कि हम सब कल से खबरों में देख रहे हैं कि इस इमरान खान साहब का जो है वो पावर शो इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। बहुत सारे अहम सवालात हैं जो जहनों में इस टाइम आ रहे हैं, और उन सवालात का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत एक सीनियर एंकर है सैयद समर साहब, जो हम टीवी में जो है वो प्राइम टाइम शो करते हैं और काफी जाने मानी पर्सनालिटी हैं, और इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। तो सर मुझे बताइएगा कि कल आपने जरूर जलसा देखा होगा, पावर शो देखा होगा इमरान खान साहब का, तो उस हवाले से हमारे जहनों में बहुत सारी बातें हैं जो आ रही हैं। पहले तो आप मुझे बताएं कि आपने जलसा देख के क्या एनालिसिस किया, क्या आपको लगा कि वो तारीखी जलसा था या मतलब उस तरीके का नहीं था जिस तरह शुरू शुरू में इमरान खान साहब जलसे करते थे? नहीं, देखिए, जलसा तो बहुत अच्छा था। मैंने खुद पर्सनली विजिट किया ये जलसा और जाके देखा भी। तो जलसा बहुत तगड़ा इसे पावर शो कहा जा सकता है। और जितने खान साहब ने एक्सपेक्ट किए थे कि भर जाएगा परेड ग्राउंड, जो पंडाल है उनका, तो पंडाल भरने के बाद बाहर भी लोग जो है, पंडाल से बाहर भी जो एक्स्ट्रा जगह थी वो एरिया भी खचाखच भरा हुआ था लोगों से। तो मैं ये कहूँगा इसे मैं कामयाब नहीं बल्कि कामयाब तरीन जलसा कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक अच्छा पावर शो करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब ये देखना यह है कि इस पावर शो से जुड़ी जो खान साहब की तवक्कुआत थी, पावर शो तो अच्छा हो गया, लेकिन वो जहाँ ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि आई एम वेरी मच पॉपुलर, मेरे साथ लोग हैं, क्या वहाँ मैसेज लाउड एंड क्लियर कन्वे हो गया है? वो अहदाफ जो खान साहब हासिल करना चाहते थे एक तगड़ा पावर शो करके, क्या वो अहदाफ हासिल हो गए हैं? तो अभी तक तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इस कामयाब जलसे के बाद जो खान साहब को तवक्को थी कि कामयाब जलसा करने के बाद जो इदारे हैं वो अपनी न्यूट्रलिटी को खत्म कर देंगे, वो मेरे साथ आ जाएंगे, वो जानिबदार हो जाएंगे मेरे हक में। जो इत्तेहादी हैं वो भी मेरी तरफ वापस आ जाएंगे मेरी पॉपुलैरिटी को देखते हुए। और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी हो गए हैं, कि 14 के करीब एमएनएज जो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, उनके हवाले से खान साहब को ये तवक्को थी कि जाहिर है वो जो लोग जा रहे हैं, ये जो बात होती है कि 25 करोड़ ले लिए, 18 करोड़ ले लिए, 15 करोड़ ले लिए, ये सब झूठ है। किसी ने पैसे नहीं लिए। इन बंदों को जो इनकी जो डील हुई है अपोजिशन के साथ, वो पैसों की डील नहीं है, बल्कि वो अगले टिकट की उन्हें गारंटी दी गई है कि अगला टिकट जो है वो उन्हें किसी को नून लीग के टिकट की गारंटी हुई है, एश्योरेंस मिली है, किसी को जेयूआई के टिकट की एश्योरेंस मिली है। तो खान साहब ने पावर शो करके उन लोगों को भी एक पैगाम दिया कि अगर आप भाग रहे हैं तहरीक इंसाफ से इसलिए कि पीटीआई के टिकट पे आप अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, तो ये आपकी गलत कैलकुलेशन है, ये आपकी गलत फहमी है। मैं अभी भी उतना पॉपुलर हूँ, बल्कि पहले से मैं ज्यादा पॉपुलर हूँ। अब लोग जो हैं वो मेरे साथ आएंगे, मेरे टिकट पे लोग कामयाब होंगे। तो तो ये क्या उन लोगों के लिए भी पैगाम था, लेकिन लगता है कि वो लोग भी, वो मकसद भी लगता है पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे बताएं, क्या लगता है कि अवाम को लगता है कि हमारे पास इमरान खान के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है? जो दूसरी ऑप्शंस हैं वो बहुत ही मतलब एक खौफनाक किस्म की ऑप्शंस है इमरान खान के अलावा। तो क्या ये रीजन हो सकती है पावर शो तगड़ा होने की और ज्यादा लोगों की शिरकत की? देखिए, जलसे में हमेशा वो लोग आते हैं किसी भी जमात के जो उस पार्टी के साथ बड़े कमिटेड और बड़े लॉयल होते हैं। ये वो लोग हैं जो जलसे में कल आए। कितने लोग आगे होंगे? 1 लाख, 1.25 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख लगा ले। 1.5 लाख से ऊपर लोग नहीं थे कल के जलसे में। लेकिन हम्म। लाख बंदा इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल अब ऐसे ही। जो इलेक्शन है हुकूमत बनाने के लिए आपको लाख नहीं बल्कि करोड़ों आपको वोट चाहिए होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब 2018 का इलेक्शन जीता है तो 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए पार्टी ने। अगर बात की आप बिल्कुल। जिमनी इंतखाबात भी काउंट कर लें तो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए हैं। तो ये 1 लाख बंदा इकट्ठा करने से ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि आप बहुत पॉपुलर हैं, अब आप ही या दोबारा आने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मामला है इसमें तो आप देखें कि ये इसमें बंदे इकट्ठे कर लिए, हाँ साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी दिखा दी है, लेकिन इलेक्शन के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जलसा तो आज हम्म। आप तैरुल कादरी साहब से करवाएं तो वो बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे, बहुत बड़ा बिल्कुल जलसा कर बिल्कुल। लेंगे, बहुत बड़ा पावर शो कर लेंगे। जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब भी बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे। अभी मैं इधर बाहर देख रहा था,
इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, वो एक बहुत बड़ा क्राउड लेके बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के कश्मीर हाईवे पर। आज उनका भी जलसा होना है, बहुत बड़ा जलसा होना है। लेकिन जलसा मैटर नहीं करता, जलसा नहीं ये इस चीज़ को करता कि भई आपने अगला इलेक्शन जीतना है या अवाम आपके साथ आ गए हैं। जलसे में वही लोग आते हैं जो उस पार्टी के साथ कमिटेड होते हैं। हर पार्टी के साथ कमिटेड लोग जो हैं उनकी तादाद लाखों में होती है। उनमें से 1-2 लाख बंदा अगर जलसे में आ गया, तो इट डज़न्ट मीन कि वो पार्टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लेकिन ये है कि खान साहब ने पॉपुलैरिटी दिखाई तो है कि मैं पॉपुलर ज़रूर हूँ, लेकिन इलेक्शन के ऊपर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और जो आप चॉइसेस की बात कर रही हैं, वो ये है कि ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कि आखिर ऐसी क्या वजह है? क्यों लोग रवायती सियासत से तंग आ गए हैं? क्यों लोग रवायती सियासतदानों से तंग आ गए हैं? क्यों लोग रवायती तर्ज हुक्मरानी से तंग आ गए कि उन्होंने तीसरे ऑप्शन को यानी इमरान खान को उन्होंने 2018 में मौका दिया, खान साहब को चुना उन्होंने। ये इमरान खान साहब का यानी टू पार्टी सिस्टम को तोड़ के थर्ड पार्टी का अपनी जगह बनाना, ये बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन है नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए कि अब तक जो आपका सियासत का तर्ज रहा है, उससे लोग अवाम उससे मुतमिन नहीं है। लोगों ने बेजार आके उस पुरानी सियासत से एक नए बंदे को, एक नए शख्स को मौका दिया। ये अलग बात है कि उसने भी अवाम की तवक्कात उस तरह पूरी नहीं की, जिस तरह से वादे किए थे। तो खान साहब ने वो तोड़ा ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शन में इतना आसान नहीं होगा खान साहब के लिए पॉपुलैरिटी वेव पे झूल के इलेक्शन जीतना। तो सर मुझे बताएं कि इमरान खान साहब को निकालने की बेसिक वजह सिर्फ महंगाई तो नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी पार्टी हर दौर में जो है वो महंगाई थोड़ी-थोड़ी करके बढ़ती ही रही है। हालात हर हुकूमत के दौरान जो है वो खराब रहे हैं। तो क्या ये कोई साजिश है उनको निकालने की, या क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने भी स्टेप्स उठाए उनको हटाने के लिए, तो क्या अब वो सारी पार्टीज़ जो है मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ कोई साजिश कर रही है, प्लानिंग कर रही है? ये तो वाज़िह है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे खान साहब के खिलाफ कोई साजिश तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपके सवाल में शरारत मुझे ज़रूर नज़र आ रही है कि ये बेसिकली खान साहब जो हैं, उनका मामला ये है कि यहाँ कुछ अहम तैनातियों से मुतल्लिक भी कुछ चीज़ें हैं कि नवंबर में खान साहब ने एक बड़े ओहदे, एक बड़े इदारे के सरबराह की तैनाती करनी थी, तो अपोज़िशन पार्टीज़ को ये लगता था कि अगर वो उस इदारे में जो बड़ा मैटर करता है, उसके सरबराह अगर खान साहब की मर्ज़ी के आ जाते हैं, तो शायद हम लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे लिए चांसेस सियासत में बंद हो जाएँगे। तो उस तैनाती से खान साहब को रोकना भी मकसूद था और दीगर भी बहुत सारे अवामिल थे इसमें। इंटरनेशनल साज़िश देखें, जब तक इंटरनेशनल साज़िश का जहाँ तक ताल्लुक है, वो क्या कहते हैं, उसमें तो खान साहब ने सिर्फ़ कुछ इशारे कल दिए हैं, कुछ ख़त का ज़िक्र किया है। अगर ये इंटरनेशनल साज़िश है इमरान खान साहब को हटाने की, तो ये साज़िश खान साहब के खिलाफ नहीं है। ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ है। खान साहब को वो तमाम किरदार जो कि डोमेस्टिकली या बाहर से इस साजिश के अंदर मुलव्वस हैं, तो वो तमाम किरदार जो हैं वो बेनकाब करने चाहिए। उन तमाम किरदारों को सामने लाना चाहिए। इस साजिश को खोल के मुकम्मल तौर पर ये नहीं कि मैं इस साजिश को सामने नहीं लाऊँगा, सिर्फ़ इशारा देके निकल जाना मेरे ख़्याल से काफ़ी नहीं होगा। बल्कि वो साजिश पूरी खोल के पाकिस्तानी अवाम के सामने रखना होगी। इस साजिश को एज़ अ थ्रेट यूज़ करना कि शायद मैं बच जाऊँ ये कह के मैं सारी चीज़ें सामने ले आऊँगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। खान साहब को सब कुछ बताना होगा कि किसने साजिश की, यहाँ से किसने किरदार अदा किया, क्या रोल प्ले किया किस-किसने। वो तमाम चीज़ें हक़ाइक़ जो हैं मंज़र-ए-आम पर लाने होंगे। चूँकि ये तो अगर कोई लोकली किसी साजिश में मुलव्वस है, कोई सियासतदान हमारा या कोई और शख़्स, ये तो मुल्क से गद्दारी का वो मुर्तकिब हो रहा है। तो उनको तो खान साहब जो है वो सिर्फ़ एक्सपोज़ ना करें, बल्कि उनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रेज़न की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ़ कह देना कि साजिश है, मेरे ख़्याल से इस आर्गुमेंट को लोग बाय नहीं करेंगे। लोग जानना चाहेंगे साजिश की तफ़सीलात कि किस नौइयत की साजिश है, कौन कर रहा है। पता लगे ये भी 35 पंक्चर्स की तरह सिर्फ़ एक होक्स ही एक निकले, इसके अंदर कुछ ना हो। जो दूसरी बात मैंने आपसे की थी नवंबर में तैनाती के हवाले से, जिस इदारे के सरबराह की तैनाती के हवाले से अपोज़िशन जमातों को ये लगता है कि वो अगर आ गए, जिस बंदे के बारे में बात हो रही है, तो फिर शायद हमारा आना मुश्किल हो जाएगा। वो खान साहब के साथ मिल जाएँगे, उन्हीं को प्रमोट करेंगे, उन्हीं की सियासत को आगे लेकर आएँगे, बाकियों के लिए सियासत में रास्ते बंद हो जाएँगे। ऐसा नहीं है। वो हुँ, इदारा एक बड़ा प्रोफ़ेशनल इदारा है और ज़ाहिर है मैं बात कर रहा हूँ अफ़वाज पाकिस्तान की, अस्करी इदारे की बात कर रहा हूँ। वो इदारा बड़ा प्रोफ़ेशनल इदारा है। अगर कोई ये सोचता है कि अपनी मर्ज़ी का सरबराह लगा के इदारे को अपने पीछे लगा लेगा, तो ऐसा नहीं होता। इदारा बड़ा प्रोफ़ेशनल है, जो भी सरबराह आता है, उसके लिए पहला जो मुफ़ाद होता है, उसके लिए पहली जो सोच होती है,
जो पहली तरजीह होती है वो पाकिस्तान होता है। दूसरे नंबर पर उसके बाद उसका अपना इदारा होता है। किसने लगाया, कैसे लगाया, क्या किया, कोई फेवर किया, नहीं किया, वो उसके लिए चीजें सब सानवी हो जाती हैं। इसलिए जिस तरह बाजवा साहब के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी ये होप लगा के बाजवा साहब को आर्मी चीफ बनाया था कि जी जी जी। बाजवा साहब बन जाएंगे तो ये मेरे जो है ना बिल्कुल क्या कहते हैं मेरी यानी कि मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, जायज नाजायज मुझे सपोर्ट करेंगे भरपूर तौर पर। देखें बाजवा साहब जो है वो क्वालिफाई तो करते थे आर्मी चीफ बनने के हवाले से, मेरिट पे वो थे, यानी कि जो टॉप जनरल्स की लिस्ट है 5-6 की उसमें वो शामिल थे। तो उनकी तैनाती ये तो कोई नहीं कह सकता कि आउट ऑफ मेरिट जाके को मियां साहब ने आउट ऑफ वे उन्हें कोई फेवर कर दिया, पहले उन्हें लगा दिया, ठीक किया। लेकिन उसके बाद ये तवक्का रखनी कि बाजवा साहब बिल्कुल ही वो उनकी मुकम्मल जो है ताबेदार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो गलत नहीं। बाजवा साहब जो है वो मियां साहब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे बल्कि वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगला भी कोई जनरल अगर आता है तो वो इमरान खान साहब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं करेगा, वो बल्कि पाकिस्तान की मफादात को देखेगा, अपने इदारे को देखेगा। ये कैलकुलेशन बड़ी गलत है सबकी, लेकिन बहरहाल ये हुआ सारा इसी के लिए मुझे लगता है कि हुआ है। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है सब जमातें चाहती हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाए। नून लीग और मौलाना को ज़्यादा जल्दी है। वो 3.5 साल से लगे हुए थे, लेकिन आज जाके चले उन्हें कामयाबी मिल रही है ये वाली। पाक हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत में भी अदम इत्मीनान है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और आपको लगता है कि इस साल नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ जाएंगे? देखिए एक चीज तो यह है कि उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद आई है, अब खान साहब को हटाने के लिए तो खान साहब ने कह दिया कि मेरे खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हो रही है मुझे हटाने के लिए। अब बुज़दार साहब तो ये नहीं कह सकते कि मेरे खिलाफ भी इंटरनेशनल साजिश हो रही है हटाने के लिए। बहरहाल ये सारी चीजें ज़ाहिर है जुड़ी हैं, एक ने जाना है तो डोमिनो इफेक्ट दूसरी जगह पर भी उसका आना ही आना है। खान साहब हट जाते हैं तो ये तमाम ओहदों पे लोग फारिग हो जाएंगे, और जो बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है वो इसलिए जमा करवाई गई है कि ये इत्तलात आ रही थी 2 रोज पहले से कि शायद इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब के जरिए पंजाब की असेंबली को तहलील कराने जा रहे हैं। वो अब चूंकि बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई है, तो जब किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो सूबाई, तो वो अपनी मुतल्लिका असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते उसके बाद। अब जिस तरह से खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, तो उसके बाद खान साहब के पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकें। इसी तरह बुज़दार साहब के खिलाफ भी ऑप्शन नहीं है कि वो अब पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर सके। अब एक ही ऑप्शन बचता है खान साहब के पास भी और बुज़दार साहब के पास भी, या तहरीक अदम एतमाद को फेस करें या फिर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए। तो मुस्ताफी होने से बढ़कर कोई ऑप्शन उनके पास अब है नहीं है। तो वो अपोजिशन की तरफ से बड़ी टाइमली मूव ये सामने आई है, क्योंकि इम्कान था इस बात का, खदशा इस बात का जाहिर किया जा रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब अगर आजकल 1-2 दिनों के अंदर पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। तो उन्हें इस रेजोल्यूशन से रोकने के लिए उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है कि अब वो ऐसा कोई इकदाम ना उठा सके। लास्टली मुझे बताइएगा, क्या आपको हुकूमत गिरती नजर आ रही है या अभी भी चांसेस हैं कि ये इमरान खान साहब ही इसको होल्ड करेंगे आगे इन फ्यूचर, और अगर हुकूमत गिरती है तो क्या फ्यूचर हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए कोई भी सर्टन बात नहीं की जा सकती, अनसर्टेनिटी तो बहुत ज्यादा है, सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, इम्कानात की बात करूं, तो इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के जाने की अगर बात की जाए तो 70% से ज्यादा इम्कान, बल्कि मैं 75% कह देता हूँ, 75% से ज्यादा इम्कान लग रहा है कि ये गवर्नमेंट खान साहब की चली जाएगी। बचने का इम्कान 20-25% ही रहता है, बल्कि शायद उससे भी कम हो। लेकिन जाहिर है कुछ भी हो सकता है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। आप आखिरी वक़्त तक, आखिरी लम्हे तक आप कुछ नहीं कह सकते। पहले भी जो हिस्ट्री रही है हमारी, कि बिल्कुल आखिरी लम्हे पे जाके बाजियां पलटी हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल। बाजी पलट सकती है। आपको याद है कि जब सेनेट में बड़ी वाज़ेह अक्सरियत थी, अपोजिशन के पास 64 मेंबर से हटाने के लिए सादिक संजरानी साहब को सिर्फ 51 वोट चाहिए थे, 52 वोट चाहिए थे। लेकिन आपने देखा कि वहां पे अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकी थी, कि जब खड़े हुए थे तहरीक अदम एतमाद पेश करने के हक में, जब वोटिंग हुई थी, उस वक्त 64 बंदे खड़े हो गए थे अपनी नशिस्तों पर। लेकिन जब वोट डालने की बारी आई तो वोट जाके निकले थे 49 वोट निकले थे, तो संजरानी साहब वहां पे कामयाब हो गए थे। तो बिल्कुल। लेकिन उसमें ज़ाहिर है, मैं कहता हूँ आखिरी लम्हे तक आपको कुछ पता नहीं होता, कि बिल्कुल आप समझ लेते हैं सर्टन किसी चीज को कि बस ये अब तो ये होने जा रहा है। वो एंड पे जाके चीजें किसी और तरीके से अनफोल्ड होती हैं, तो अनसर्टेनिटी रहती है। लेकिन जो इम्कानात हैं, जो इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं,
उनको देखते हुए तमाम हक़ाइक़ को ये लग रहा है कि खान साहब का बचना मुश्किल है, उस्मान बुज़दार साहब का बचना मुश्किल है। ना सिर्फ़ उस्मान बुज़दार साहब बल्कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरे में नज़र आ रही है। गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर भी सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो आ सकता है, वहाँ भी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। तो ये एक जगह नहीं होगी, ये 4-5 गवर्नमेंट जो है पीटीआई की, केपी में थोड़ा-सा मुझे पीटीआई सिक्योर नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ अक्सरियत उनके पास बहुत ज़्यादा है। बाकी गवर्नमेंट्स जो हैं, खान साहब अगर जाते हैं तो पंजाब भी जाएगी साथ, गिलगित-बल्तिस्तान भी जाएगी और कश्मीर की गवर्नमेंट भी जाएगी साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया समर साहब, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। तो नाज़रीन, आपने प्लेयर सुना कि किस तरीके से इस मौज़ू पे गुफ्तगू की जा रही है। मैं दोबारा फिर हाज़िर होंगी आप लोगों के साथ। आप लोग देखते रहिएगा पाक वतन टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।